ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं बड़ी जानकारी का। बजट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। साल 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश होगा आज, और इसमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी सुबह 11 बजे और पेश होगा बजट। तो बड़ी जानकारी आज की महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा, और आपको बता दें कि जनता को काफी ज्यादा इससे उम्मीदें हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें बजट 2025 से जुड़ी हुई वो आपको दिखा दें, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी बतौर वित्त मंत्री 8वीं बार। वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती। नौकरी पेशा वर्ग के लिए आयकर टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। 6.4 रहने का अनुमान है जीडीपी। मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद ऐसे लोग कर रहे हैं। नई टैक्स व्यवस्था में मिल सकती है बड़ी छूट। कृषि क्षेत्र में सरकार बड़े ऐलान कर सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। 11 बजे बजट भाषण पढ़ेंगी वित्त मंत्री। और आज 11 बजे संसद में बजट पेश होगा, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी कल संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त सभा को संबोधित किया, लोकसभा और राज्यसभा की, और सरकार का रोडमैप एक तरह से जनता के सामने रखा। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा शनिवार को पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन पेश किया गया। आपको बता दें कि शनिवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई वित्तीय वर्ष 2024 में 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। सर्वेक्षण के मुताबिक अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है और आगे भी सुधार की संभावना है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा शनिवार को पेश किए जाने वाले आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन पेश किया गया। आपको बता दें कि शनिवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। इसके अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई वित्तीय वर्ष 2024 में 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। सर्वेक्षण के मुताबिक अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है और आगे भी सुधार की संभावना है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें सरकार इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में देश की जीडीपी का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां होती है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 की 10 बड़ी बातों पर। 2025-26 में इकोनॉमी
3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान। वित्त वर्ष 2024 से 2025 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की महंगाई बढ़ी। वित्त वर्ष 2025 से 2026 की पहली छमाही में अच्छे रबी उत्पादन से खाने पीने की चीजों की कीमतें नियंत्रण में रह सकती हैं। वित्त वर्ष 2024 से 2025 की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद। लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। FY24 बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आई। EPFO में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत। AI के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत। भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत। आर्थिक सर्वेक्षण को देश की वित्तीय सेहत का आकलन माना जाता है। यह बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और इसमें बीते वर्ष की आर्थिक गतिविधियों, चुनौतियों और संभावित समाधानों का विस्तृत विश्लेषण होता है। इसे वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये रिपोर्ट सरकार को अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करती है। इससे ये पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। वहीं इस बार के बजट से सैलरीड क्लास से लेकर आम आदमी तक को काफी उम्मीदें हैं कि महंगाई से राहत देने और GDP ग्रोथ के लिए सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री की तरफ से क्या क्या बड़े ऐलान बजट में किए जाते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। खनन कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में खनन कारोबारियों की SLP निरस्त हो चुकी। हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कारोबारी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। खनन कारोबारियों को यह बड़ा झटका लगा, जहां सुप्रीम कोर्ट में SLP निरस्त हो चुकी है। दरअसल हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे खनन कारोबारी, लेकिन वहां पर भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने शासकीय आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट को लेकर कहा कि आगामी बजट को लेकर विधानसभा तैयार है। इस बार भराड़ीसेन और देहरादून दोनों सदन का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गैरसैंण के भराड़ीसेन में कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही हैं कि सरकार बजट को भराड़ीसेन करने के बजाय देहरादून में ही कराएं। बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो अफसर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं। जो हमारे विधायक हैं उनको भी पत्र जा चुके हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। बेसिकली देखिए, जो डिजिटल वहाँ पर होता है, लैपटॉप आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, और इट इज़ जस्ट अ टैब। वो टैब है वहाँ पे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पेपर पे पढ़ने की जगह उससे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली पेपरलेस तुरंत हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम। अभी भी आप देखते हैं जो पुराने हमारे ई नेवा हो गए हैं, वहाँ भी पेपर की तैयारी रहती है, क्योंकि ये कह देना कि हम फुली ट्रेंड हैं या हमको सब कुछ आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं होगा। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपरलेस बजट और डिजिटल सत्र की बात करने वाली सरकार गैरसैंण जाने से बच रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार गैरसैंण को शीतकालीन राजधानी बनाने के बावजूद वहां सत्र नहीं आयोजित कर रही। बिल्कुल, मैं ये बहुत अच्छी बात है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि पेपरलेस बजट और डिजिटल की बात पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से देहरादून से बाहर निकलने का उनका कोई मन नहीं है और गैरसैंण जो आपने शीतकालीन राजधानी बनाने का जो है कार्य किया था, उसके बाद आप गैरसैंण नहीं जाते हैं, तो ये जनता के साथ आप जनता के विश्वास के साथ धोखा करने का कार्य करते हैं और हर बार धामी जी कोई ना कोई बहाना ऐसा ढूंढ लेते हैं कि उन्हें देहरादून में ही रहना पड़े। और क्योंकि यहाँ पे बात बजट की है तो बिल्कुल प्रदेश का बजट है, तो आम नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं और कुछ बातें हैं जो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ कि ये बजट होगा, ये क्या सिर्फ एक इवेंट होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट होता है, चाहे वो कुंभ हो गया हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो गए हो, चाहे कोई पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है वो भी। तो क्या इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान होंगे? क्योंकि आज महिलाएं सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। जो बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगारी से परेशान है, क्या उनके लिए स्वरोजगार से लेकर के रोजगार के लिए कोई बातें कही गई होंगी? वो किसान जो जंगली जानवरों की वजह से परेशान है, उनके बारे में इस बजट में वो क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे, ये भी देखने का विषय है। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना की और कहा कि हम वर्ष 2018 में राष्ट्रीय खेल आयोजित करना चाहते थे, लेकिन सरकार में परिवर्तन के कारण ये खेल उस समय आयोजित नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल किए जा रहे स्टेडियम, मैदान और पवेलियन ये सब कांग्रेस के शासन में ही बने हुए हैं। अच्छी बात है, मैं शुभकामना देता हूं और सबको मिल करके इन खेलों की सफलता के लिए काम करना चाहिए। हम 2018 में राष्ट्रीय खेल आयोजित करना चाहते थे। पहला आवेदन हमारे ही आवेदन पर यह उस समय फैसला हुआ कि 2018 में होगा। ओलंपिक संघ ने हमको हमारा आवेदन मंजूर कर लिया था। जब सरकार का परिवर्तन हो गया तो इन्होंने वो डेट किसका दी, फिर उसके बाद 1-2 और सेट आ गए, उन्होंने राष्ट्रीय खेल आयोजित करवा लिए। लेकिन अनंतो गत्वा अब राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उस समय बना है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन्होंने केवल हमारे बनाए हुए उसमें जो रेट्रोफिटिंग और इवेंट के आयोजन के लिए जो आवश्यक साज सामग्री जुटानी है, केवल वो जुटाने का काम किया है। हरिद्वार में नेशनल गेम्स में शामिल किए गए नए खेल कलरीपयट्टू आयोजित किया गया। इस खेल में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी रोशनाबाद पुलिस लाइन पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बता दें कि कलरीपयट्टू केरल से संबंधित है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के तहत अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है और कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 गोल्ड, 22 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय खेलों को लेकर दर्शकों में गजब का उत्साह है। इस उत्साह को और भी बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण और सुविधाजनक पहल की है। जिला प्रशासन की ओर से शटल बस शुरू की गई है। ये बस हल्द्वानी कोतवाली से चलकर काठगोदाम होते हुए गौलापार स्टेडियम तक चलाई गई है, जिसका किराया 20 रुपए है। इस सेवा के चलाए जाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेडियम तक पहुंचाना है। देखिए, हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें जनपद नैनीताल में हमारे हल्द्वानी में 2 वेन्यूज़ हैं। एक हमारा मिनी स्टेडियम है और दूसरा गौलापार में स्थित जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो है। मिनी स्टेडियम में हमारे फुटबॉल के इवेंट्स हैं। इसके अलावा सारे जो अन्य 6-7 इवेंट हैं वो गौलापार में होने हैं।
और आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कोई निःशुल्क एंट्री है, किसी तरह की कोई फीस नहीं है और इसमें आम जनमानस की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने रोडवेज की सहायता से एक शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से बाया काठगोदाम होते हुए प्रारंभ की है और ये कल से शुरू हुई है और दिन में ये हल्द्वानी स्टेशन से संचालित होगी और जो भी इसका लाभ उठाना चाहें हमारा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय खेलों में अधिक से अधिक आप प्रतिभाग करें और वहाँ पर जाकर सभी प्रतिभागियों का आप उनका उत्साहवर्धन भी करें और आप अपने छोटे बच्चों को लेके जाएं ताकि उनका भी एक्सपोजर बढ़ सके। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दूं क्योंकि नेशनल गेम्स के जितने भी इवेंट हैं वो इवेंट जो है फ्री एंट्री वाले हैं, किसी तरीके कोई एंट्री फीस किसी में नहीं है। हालांकि कुछ स्टेडियम में कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है जहां पे खिलाड़ी होते हैं या टीम जो मैनेजमेंट जो वाली टीम है उनके लोग होते हैं, तो हर जगह हम एक्सेस नहीं दे रहे, लेकिन जो वेन्यू वहाँ तक सबका एक्सेस है और पहले आओ पहले पाओ वाला जो है इसमें कॉन्सेप्ट वो है कि जो लोग पहले आएंगे उनको हम पहले सीट देंगे और जैसे ही स्टेडियम की जो भी कैपेसिटी होगी भर जाएगी उसके बाद में लोगों को रोकना शुरू करेंगे क्योंकि क्राउड कंट्रोल भी एक हुआ है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो आएँ और जो नेशनल गेम्स हैं उत्तराखंड में हो रहे हैं उनका लुत्फ लें, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत प्रयासों के बाद में उत्तराखंड में इस बार सफलता पाई है नेशनल गेम्स कराने में। राष्ट्रीय खेलों को लेकर हल्द्वानी में इन दिनों अलग ही रंग नजर आ रहा है। हल्द्वानी में जगह जगह राष्ट्रीय खेलों के होर्डिंग, बैनर्स और आउटलेट लगे हुए हैं। नगर निगम प्रशासन भी शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कई स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर नगर आयुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि शहर की सुंदरता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। जो नगर निगम की टीम है पुलिस और परिवहन विभाग के साथ अभियान चला रही है। जिन लोगों ने नो पार्किंग जोन में अपने वाहन खड़े किए हैं उन वाहनों को सीज किया जा रहा है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, रोडों पे गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त फुटपाथ पे जिन लोगों ने अपने सामान रखे हैं उन सामानों को भी नगर निगम की टीम के द्वारा जब्त किया जा रहा है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने कूड़े को नाली में ना डालें, वाहनों को इधर उधर ना खड़ा करें। पार्किंग है, यहाँ ठंडी सड़क पे भी पार्किंग है, सरस मार्केट पे पार्किंग है, जगह जगह पार्किंग स्थल है, वहाँ वाहन पार्क करें। 2024 में देहरादून नगर निगम की ओर से बनाए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नगर निगम ने आंकड़ा जारी किया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि बीते साल हमारी तरफ से 20,500 जन्म प्रमाण पत्र बने, जिनमें से 3 ट्रांसजेंडर के जन्म प्रमाण पत्र में भी शामिल हैं। गत वर्ष जो हमारा पूरा जो डाटा संकलित हुआ है उसके क्रम में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग 20,500 के आसपास हमारी लाइव बर्थ जो है वो रिकॉर्ड हुई है, जिसमें से 3 जो है हमारे ट्रांसजेंडर्स की भी बर्थ है और साथ ही साथ टोटल जो है जो डेथ्स हमारी जो रिकॉर्ड हुई हैं वो लगभग 16,800 जो है डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें 2 ट्रांसजेंडर्स की भी डेथ रिकॉर्डेड है। हरिद्वार में बीजेपी के पार्षदों ने मायापुर चौकी पर प्रदर्शन किया और इस दौरान आरोप लगाया कि कुछ शराब माफिया ऋषिकुल क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। मामले में पुलिस से शिकायत की गई, बावजूद कि इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अपील कर करके थक गया। ऋषिकुल में सब महिलाएं बहनें विकास कॉलोनी में ऋषिकुल से आई हैं। आप शाम को माहौल देखो, निकलना भारी पड़ जाता है वहां पे, है ना। हमारे मोदी जी जो एक विजन लेकर चले हैं, केवल कुछ करप्ट लोगों के कारण, इन शराब माफिया के कारण वो सारी छवि धूमिल हो रही है। कहाँ हमारी माताएं बहनें हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है। मैं 3 दिन से रोज यहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ, संबंधित आबकारी विभाग तक को हाथ जोड़े, लेकिन नहीं करा। कल रात जब वो भू माफिया बोला शराब माफिया 1:45 बजे मेरे घर आता है, गाली गलौज करता है। ये शायद इंतजार कर रहे थे, मेरी माँ ने तो निकलने दी कि ग्राउंड में शायद और लोग भी खड़े थे, अज्ञात लोग। हम बाहर आते अगर मार के चले जाते। मैंने संबंधित 112 में रात को फोन करा, इंचार्ज साहब को फोन करा, मैंने कहा आप इसको उठाते क्यों नहीं हो। यो कर रहा है, कह रहा जी सुबह तैयारी आएगी तब उठाएंगे, अगर होगा तो हम भगा देंगे। चेतक भेज रहे हैं।
हरिद्वार के लक्सर में खानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थन में महापंचायत की गई और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस के रोके जाने पर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया। हालांकि इसके पहले ही उमेश कुमार ने महापंचायत को स्थगित कर दिया था। बावजूद इसके लोग महापंचायत करने पर जुटे रहे। इस मामले में एसपी देहात शेखर सुयाल का बयान आया और कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई करेंगे। था एक कॉल विधायक जी के द्वारा हुई थी, उमेश शर्मा जी के द्वारा। उन्होंने उस कॉल को कॉल ऑफ कर लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से और एक पब्लिक कॉल के माध्यम से ये कहा था कि अब मैंने इसको निरस्त कर दिया। उसके बाद लोगों के इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए, अनावश्यक दबाव डाला, अनावश्यक कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्थितियां पैदा करी। बाकी स्थितियां शांतिपूर्ण। पथराव चूंकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। उनका और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।